121institute.com में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा में एडवोकेट इरफान इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है। उनका संक्षिप्त में एक परिचय करा दूँ। आप डॉक्टर असगर अली इंजीनियर साहब के बेटे हैं। हाल ही में पिछले महीने की 14 मई को असगर अली साहब का इंतकाल हो गया और उसके बाद ऐसी बहुत सी जिम्मेदारी है जो इन पे आ पड़ी है। हम इनसे यही चर्चा करना चाहेंगे कि उस जिम्मेदारी को आप किस तरह से निभाना चाहते हैं और आप इस जिम्मेदारी को अपने हाथ में लिए हैं तो आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना हो सकता है। इसके लिए मैं चर्चा के लिए इंजीनियर इरफान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात रखें। वालिद साहब के इंतकाल के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है और उसको हम सब के साथ मिलकर निभाने के लिए तैयार हैं। वालिद साहब ने इतना काम किया कम्युनल हार्मनी के लिए, जातीय समता के लिए, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए, खास करके कुरान ने जो उनको बराबरी का हक दिया है, इस्लाम को एक अच्छी रूप में दुनिया के सामने पेश करने के लिए और एक सुधारवादी आंदोलन दोहरा रिफॉर्म मूवमेंट चलाने में, ये सारे कार्य क्षेत्र थे उनके और बहुत व्यापक काम था। पूरी दुनिया में उनका काम माना जाता था। 70 जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं इस्लाम पर, कम्युनल हार्मनी पर, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर। ये उस स्केल पर काम करना कितना संभव होगा ये मैं नहीं जानता, शायद नामुमकिन है, पर सबके साथ मिलकर ये काम हम लोग ज़रूर पार कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में अमन आना है, शांति आनी है, लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना है। हिंदुस्तान में तो बहुत सालों से अलग अलग मज़हब के लोग इकट्ठा चैन और अमन से रह रहे हैं। ये तो राजनीति है जो उनको बांटती है, लड़ाती है, अपने राजनीतिक मफाद के लिए एक दूसरे पर झूठे इल्ज़ाम या प्रेजुडिसेस बढ़ाती है। पर हम लोगों को फिर जो हज़ारों साल से हम अमन से, चैन से, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग इकट्ठा रह रहे हैं, वैसे रहने सीखना ही होगा और ये काम आगे बढ़ना ही होगा। फिर भी इरफान भाई, आप समझ सकते हैं बात को कि इस काम में बहुत तकलीफ आती है और जब से भारत में धर्म को लेकर जो राजनीति शुरू हुई है तो इसको चैलेंज करने में असगर साहब ने तो पूरी जिंदगी अपनी लगा दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले जो 2014 के चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें ऐसा आपको अंदाज़ा लगता है कि फिर से धर्म के आधार पर, जात के आधार पर राजनीति खेली जा सकती है? जात और धर्म के आधार पर ही राजनीति खेली जाती है, ये दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, दरअसल इस आधार पे होना चाहिए कि जनता के काम के लिए क्या प्रोग्राम है, उनके कल्याण के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं और जनता की भलाई के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश में विकास करने के लिए कैसी नीतियों की जरूरत है। इस काम को छोड़कर पॉलिटिशियंस को बहुत आसान मुद्दे मिलते हैं धर्म और जाति के, जिसके आधार पर वो अपने वोट बैंक्स को मोबिलाइज करते हैं। लेकिन ये माना गया है कि मुसलमान एक वोट बैंक की तरह वोट करता है या किसी न किसी पार्टी का वोट बैंक है। ये सरासर गलत बात है।
दो तरीके से, एक तो मुसलमान भी अलग अलग पार्टियों में बटे हैं, पर कौन किसका वोट बैंक नहीं है? क्या दलित वोट बैंक नहीं है? क्या कुर्मी वोट बैंक नहीं है? क्या ओबीसी वोट बैंक नहीं है? क्या ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है? हर चुनाव क्षेत्र में जब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो सबसे पहले ये गिनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने ओबीसी है, कौन सी जाति है, और ये इसका गणित बिठाकर कैंडिडेट को चुनते हैं। मेरे ख्याल से अगले चुनाव में भी धर्म को फिर एक बार घसीटा जाएगा। हालांकि धर्म को घसीटा नहीं जाना चाहिए राजनीति में। धर्म होता है एक इंसान के, व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए, उनमें कुछ अच्छे मूल्य डालने के लिए और अच्छी जीवन शैली सिखाने के लिए, न कि हमारी राजनीति मफाद के लिए, इंटरेस्ट के लिए, राजनीति का हिस्सा बन के रहने के लिए। हाँ, पॉलिटिशियंस उसको ज़रूर एक हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, कामयाबी से भी करते हैं, कुछ कामयाब भी है इसको अपना हिस्सा बनाने के लिए। लेकिन जनता को चाहिए कि अगर वो अच्छी नीतियाँ चाहते हैं, अच्छी डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो जनता को चाहिए कि वो अपने धर्म को राजनीति का एक हथकंडा न बनने दें। कैंडिडेट्स का चुनाव करें उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के ऊपर, इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, देश के लिए उनकी क्या नीतियां हैं, विकास के लिए उनकी क्या नीतियां हैं, न्याय के लिए उनके पास क्या नीतियां हैं, दलितों के लिए उनके पास क्या नीतियां हैं। इस आधार पर कैंडिडेट चुनाव करें और अपने मजहब का इस्तेमाल पॉलिटिक्स और चुनाव में न करने दें। तो मजहब की भूमिका तो होगी, ऐसा लगता तो है अगर प्रैक्टिकली देखें तो। हमेशा जागरूकता लाने की कोशिश करते रहें कि मजहब के नाम पर चुनाव न हो। मजहब एक इंसान को गाइड करने के लिए हो, मार्गदर्शन करने के लिए हो, राजनीति को गाइड करने के लिए। आखिरी में मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी इतनी बड़ी विरासत असगर अली साहब ने आपको दी है, उसके बारे में आपको बताइए कि इस विरासत को आप किस तरीके से संभाल के रखना चाहिए। इस विरासत को संभाल के रखने के लिए एक ही काम है कि उस राह पर चलते रहें। मेरे वालिद साहब से मैंने ये सीखा कि अपनी सच्चाई की तलाश करें और पूरी ईमानदारी से तलाश करें, और जिस सच्चाई की तलाश में आप लगे हैं उसकी तलाश के लिए आपको जो कुछ भी कुर्बानियां देनी पड़े कम ही अगर सच्चाई मिलती है। गांधी जी ये मानते थे कि सत्य ही भगवान, ट्रुथ इज गॉड। तो सच्चाई की तलाश में हम सबको लगना है। और सच्चाई की तलाश किस लिए? हमको इस समाज में जो अन्याय है या अन्याय वाला ढांचा है उसको बदलना है, इसलिए सच्चाई, इसलिए सच की राह पर चलना है। ये विरासत को हम तभी अमल में ला सकते हैं जब सच्चाई की राह पर चले, सच्चाई की खोज में चले, अन्याय को समाज से नष्ट करने के लिए चले और इस दुनिया में प्यार, आपसी मोहब्बत बढ़ाएं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ाएं, लोकतंत्र को मजबूत करें। और ये उन्होंने हॉस्पिटल से भी मुझे हिदायत दी थी कि ये एक लोक आंदोलन बनना चाहिए, लोगों का आंदोलन बनना चाहिए। तो यही उनकी सच्ची विरासत है और कि वो एक आंदोलन, न्याय के लिए एक आंदोलन बने, इंसानियत के लिए एक आंदोलन बने, समता के लिए एक आंदोलन बने
और वो आंदोलन बढ़ता जाए, लोगों का एक आंदोलन बने और समाज में तब्दीली आए। यही उनकी सच्ची विरासत है और हम इस विरासत के लिए एक लोक आंदोलन निर्माण करने के लिए, अमन और चैन के लिए लोक आंदोलन निर्माण करने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। चाहे जो कुर्बानियाँ देनी पड़े, हम उस राह पर चलते रहेंगे। यही उनकी सच्ची विरासत है, मैं समझता हूँ। देखिए, एक तो ये सांप्रदायिक विचारधारा अंग्रेज़ों के आने से के साथ साथ आई। अंग्रेज़ों ने जो मुल्क में बदलाव लाए, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू पहचान और मुस्लिम पहचान। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में भी आज भी बम स्पॉट होते हैं, तालिबान में भी होते हैं, सीरिया में भी हो रही है, यहूदी मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ, जो अलग अलग तरह से। एक्चुअली किसी जात मजहब की बात नहीं है, ये विचार जो है तो भैया इस मुल्क में या फिर इस तरह के व्यक्ति ने हमारे साथ गैर व्यवहार किया है, इसलिए हम उनसे कुछ भी बदला लेना चाहते हैं। ये जो विचारधारा है, इसके अंदर आप तब्दील क्या लाना चाहते हैं? इसी का जवाब मैं देने जा रहा था कि इस विचारधारा के, सांप्रदायिक विचारधारा के चलते पहचान की राजनीति पूरे दुनिया में बढ़ती जा रही है और पहचान की राजनीति की वजह से दूसरा जो समुदाय है उसके बारे में गलतफहमियां तैयार करना कि इस्लाम बुरा मज़हब है, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, हिंसा सिखाता है। वैसे ही गलतफहमियां मुसलमानों को दूसरे मज़हब के बारे में है। तो ये जो गलतफहमियां हैं, ये सरासर बेबुनियाद गलतफहमियां हैं। उसको दूर करना ज़रूरी है। उसको दूर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि जो पहचान की राजनीति फैला रहे हैं, खास करके पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर इस्लाम के खिलाफ एक विचारधारा तैयार हो रही है, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी तेल की राजनीति, वो अपनी आर्थिक मजबूती के लिए, राजनीतिक सत्ता के लिए वो राजनीति कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। पर ये गलतफहमियां तो पहचान की राजनीति के चलते गलतफहमियां पूरे इसमें बढ़ रही है। जो गलतफहमियां फैलाना चाह रहे हैं, उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं। हम बहुत कम संसाधनों के बावजूद एक लोक आंदोलन बनना चाहते हैं, जो गलतफहमियों को मिटाना चाहते हैं, जो मुसलमानों के बारे में हो या हिंदुओं के बारे में हो या ईसाइयों के बारे में हो, किसी भी समुदाय, संप्रदाय, जाति, किसी भी वंश या नस्ल के खिलाफ कोई भी गलतफहमी हो, उसको दूर करना जरूरी है। तभी अमन का पैगाम पहुंच पाएगा। अलग अलग जाति, धर्म, वंश, भाषा बोलने वाले लोग, उनका आपसी मेलजोल अगर हम बढ़ाएं तो ये गलतफहमियां दूर होंगी। इसके दो मीडिया का और एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा भूमिका अदा कर सकता है, गलतफहमियां हटाने में भी या गलतफहमियां बढ़ाने में भी। बहुत कम छोटा मीडिया है और मेरे ख्याल से 121scoop.com एक अच्छा मीडिया है जो इस गलतफहमियां को कम करने में और ख़त्म करने में एक अच्छी भूमिका अदा कर रहा है। तो मीडिया का एक रोल है, हमारे एजुकेशन का एक रोल है। अगर स्कूलों में और कॉलेजों में, एजुकेशन के इदारों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छे विचार रखे जाए, तो ये होगा कि भाई कोई उन गलतफहमियों का शिकार नहीं होगा, चाहे कितना प्रचार हो। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये गलतफहमियां दूर, ज्ञान फैला रहे हैं, सत्य फैला रहे हैं, सच्चाई और हकीकत लोगों को बता रहे हैं कि ये जो गलतफहमियां हैं वो बेबुनियाद है। और ये जब गलतफहमियां हटती है, और ये गलतफहमियां हटाने के लिए हम पब्लिकेशंस निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं, और एजुकेशन के इदारों में जाकर लेक्चर्स देकर
गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमको भी कामयाबी मिल रही है, लेकिन बात यह है कि जितने रिसोर्सेज गलतफहमियाँ फैलाने वालों के हाथ में है, उसके मात्रा में बहुत बहुत कम रिसोर्सेज हमारे हाथ में है। फिर भी कामयाबी मिल रही है, और जब हजारों लाखों करोड़ों लोग इसके सिपाही बनेंगे, इस आंदोलन के, अमन फैलाने के आंदोलन के सिपाही बनेंगे, तब ये सारी गलतफहमियाँ दूर होगी। और मुझे विश्वास है कि अमन और अमान समाज में आएगा, और इस समाज में न्याय, हम न्याय की तरफ, और मैं पूरा इतिहास देखता हूँ कि गुलामी व्यवस्था में जितना अन्याय था, सामंती व्यवस्था में जितना अन्याय था, पूंजीवादी व्यवस्था में जो अन्याय है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम लोग कामयाब होंगे। हम भी आपसे ये दुआ करते हैं परवाले से कि बहुत जल्दी विश्व में, एशिया में, भारत में शांति और अमन कायम हो। इसमें हम सब आप लोग के साथ मिलकर काम करेंगे, और इसी के साथ आपने का जो कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचाने में